नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी के फोर्थ सेशन का फोर्थ वीडियो है। फोर्थ सेशन में आपको धारा 299 से लेकर के 377 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा जा रहा है। इस सेशन में आपको मानव शरीर से संबंधित सभी अपराध के बारे में बताया जाएगा। मानव शरीर को आपको बतलाया गया है आईपीसी के अध्याय 16 में बतलाया गया, ओके, जिसमें आपको 299 से लेकर 377 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा, जिसका यह फोर्थ वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्या क्वेश्चन नंबर 61 में, भारतीय समाज में मृत्युदंड नहीं हटाया जा सकता, उम्र कैद एक नियम है और मृत्युदंड अपवाद है, अतः उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया? उच्चतम न्यायालय विरलतम से विरलतर मामले में ही मृत्युदंड की सजा देता है, या कौन से वाद में कहा गया था? ओके, ऑप्शन नंबर ए हरदयाल बनाम उत्तर प्रदेश का मामला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारसनाथ का मामला, ऑप्शन सी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला, और ऑप्शन डी श्री भगवान बनाम राजस्थान का मामला। तो मैं आपको बता दूं, बात बतलाई गई थी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में बतलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 में, ब एक 9 वर्ष का बालक द को असैनिक अर्थात पॉइजन खिलाता है, इस आशय से उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सदोष मानववध का दोषी है, ऑप्शन ए ब क्या है? सदोष मानववध का दोषी है, ऑप्शन बी ब हत्या करने का दोषी है, ऑप्शन सी ब उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, तथा ऑप्शन डी ब क्या है? घोर उपहत्या कारित करने का दोषी है। यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी स्पेशल 2007 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें ब एक 9 वर्ष के बालक द को संख्या अर्थात असैनिक खिलाता है, तत्परिणाम उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह क्या होता है? यह ब हत्या कारित करने का दोषी है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ब भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यथा परिभाषित हत्या करने का अपराध का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? 63 में सही उत्तर देना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय सदैव आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी यह ज्ञान की कार्य का प्राकृतिक और अधिसंभाव्य परिणाम मृत्यु होगा हत्या के मामले को बनाता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, अर्थात हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है, तथा ऑप्शन बी क्या है? यह ज्ञान की कार्य का प्रकृति अधिसंभाव्य परिणाम मृत्यु होगा हत्या के मामले को बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको एमपीएपीओ 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बता दूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत यथा परिभाषित हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय एक अनिवार्य तत्व है, ओके, किंतु यह हमेशा विद्यमान रहे आवश्यक नहीं है। धारा 300 के खंड 4 की परिस्थिति आशय विहीन घातक क्षतियों को भी हत्या के अपराध के श्रेणी में ला देता है, अतः विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? 64 अ ने ब पर 7 से पिस्तौल से गोली चलाया, किंतु वह स को लगी, जिससे स की मृत्यु हो गई। अ ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन नंबर ए हत्या का प्रयत्न किया है, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध किया है, तथा ऑप्शन सी धारा 300 के अंतर्गत वध किया है, तथा ऑप्शन डी धारा 301 के अंतर्गत अपराध किया है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अ ने ब पर 7 से पिस्तौल से गोली चलाई, किंतु वह गोली किसको लग गया? स को लग गया। तो यहाँ पर कौन सा अपराध होगा? यह धारा 301 के अंतर्गत होगा, अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध होता है, धारा 301 के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा चुका है आपको यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या बता दूं, अ ने चूंकि 7 से गोली चलाकर भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, अतः अ ने धारा 301 के अंतर्गत हत्या का अपराध कारित किया है। शंकर लाल का प्रकरण इसमें प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया, बी ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया, सी वहां पर बैठा हुआ था और उसने वह सारा हलवा खा लिया,
और उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ ए उत्तरदायी होगा, यहाँ ए किस अपराध का उत्तरदायी होगा? ऑप्शन नंबर ए हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानववाद का, ऑप्शन बी सी की हत्या का, ऑप्शन सी ए उत्तरदायी नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी भी सी की हत्या करने का आशय नहीं था, ऑप्शन डी घोर उपहत्या कारित करने का है। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी हत्या का उत्तरदायी होगा क्योंकि जो जहरीला हलवा था वह या तो बी खाया तो या फिर बगल में जो रखा हुआ था सी खा लिया, उसका उद्देश्य था किसी न किसी की मृत्यु कारित करना। तब परिणाम स्वरूप एक क्या होगा, ए सी की हत्या का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में अंतर्विदेशीय का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिसिस अर्थात दोषों के अंतरण का सिद्धांत। ए ने चूंकि सासर जहरीला हलवा खिलाकर बी से भिन्न सी व्यक्ति की मृत्यु कारित की, अतः ए ने IPC सेक्शन 301 के अंतर्गत सी की हत्या का दोषी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछ रहा है, एक सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति क तथा एक 15 वर्ष के लड़के ख को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया। इस स्थिति में निम्न प्रश्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैध है, ऑप्शन सी जहाँ तक ख का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है, ऑप्शन डी जहाँ तक क का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। यह क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1986 में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, जहाँ तक ख का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। कैसे अवैध है, चलिए मैं आपको व्याख्या से बतला देता हूँ। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, अतः जहाँ तक ख का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश क्या है, अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा में अंतर्विद्वेषी का सिद्धांत अर्थात मिलेसियस ट्रांसफर का सिद्धांत है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 299 में, ऑप्शन बी धारा 300 में, ऑप्शन सी धारा 301 में, वही ऑप्शन डी धारा 302 में। तो मैं आपको बता दूं कौन सी धारा में अंतर्विद्वेष का सिद्धांत अर्थात मिलेसियस ट्रांसफर का सिद्धांत है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात धारा 301 में क्या बताया गया है, अंतर्विद्वेषी का सिद्धांत बतलाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 301 में अंतर्विद्वेषी का सिद्धांत अर्थात द्वेष के अंतरण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस निहित है। इस सिद्धांत के हेतु का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोटिव भी कहते हैं। इस धारा के अंतर्गत जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके कोई आपराधिक मानववध कारित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है, जबकि धारा 299 में आपराधिक मानववध, धारा 300 में हत्या तथा धारा 301 में हत्या के लिए दंड का उपबंध किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, क ग को यह सोचते हुए कि वह ख है मार डालता है, क निम्नलिखित धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है। ऑप्शन नंबर ए धारा 301 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 302 के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं क ग को यह सोचते हुए कि वह ख है मार डालता है, वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो वह होगा आपको IPC सेक्शन 301 के अंतर्गत दंडित होगा। ये क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 2010 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट 69। इसमें क्या है, हत्या के लिए दंड है। मैं आपको बता दूं हत्या के लिए क्या दंड है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मृत्यु, या फिर ऑप्शन बी आजीवन कारावास, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात मृत्यु और आजीवन कारावास, या फिर ऑप्शन डी मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। मैं आपको बता दूं हत्या के लिए क्या दंड है, तो हत्या के लिए मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना भी दंड है। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दंडित हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि अ ब को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है। ओके, ब डूब जाता है, अ ने कारित किया है, अ ने कौन सा अपराध कारित किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध किया है, ऑप्शन बी हत्या का अपराध किया है, ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं किया है, ऑप्शन डी हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का अपराध किया है। क्वेश्चन आपको राजस्थान AP 2011, बिहार PCS
2009 तथा झारखंड सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ पे बतला दूँ, अ ब को डूबते हुए देखता है लेकिन वो बचाता नहीं है, ब डूब जाता है, तो अन्य कौन सा अपराध क्या? अ का यहाँ पर बचाना नैतिक दायित्व न कि विधिक दायित्व। ओके, नैतिक दायित्व के उल्लंघन में विधि के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता के किसी ऐसे कृत्य जो संहिता में परिभाषित किसी धारा के अंतर्गत अपराध है दंडनीय बनाता है, किसी नैतिक कर्तव्य के उल्लंघन को नहीं। यहाँ भले ही अ ने अपने नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है किंतु ब को डूबने से न बचाकर कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। ओके, 71 क्या है? ए इज ए गुड स्विमर, लुक ए बी ड्रॉइंग बट डज नॉट ट्राई टू सेव ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए मर्डर का ऑफेंस किया है, या फिर ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर ऑप्शन सी कॉजिंग डेथ ड्यू द नेग्लिजेंस एक्ट, या फिर ऑप्शन डी नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। अर्थात ए क्या है? एक अच्छा स्विमर अर्थात एक अच्छा तैराक है, वह क्या करता है? बी को डूबते हुए देखता है परंतु उसे बचाता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अपराध हुआ? तो यहाँ पर यह क्या हुआ? कोई भी अपराध नहीं किया, अर्थात नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, वह कोई भी अपराध नहीं किया क्योंकि यह क्या था? यह उसका नैतिक कर्तव्य था। नैतिक कर्तव्य के उल्लंघन को आईपीसी के अंतर्गत या फिर किसी अन्य विधि के अंतर्गत दंडनीय नहीं बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको यूपीएससी में 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 72। क्या है? ए एक किसान है, वह पर्याप्त भोजन रखने के बावजूद एक भिखारी को कुछ उपलब्ध नहीं करवाता है, वह भिखारी भूख से मर जाता है। ए ने अपराध किया। ए ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन नंबर ए हत्या का अपराध किया है, या फिर ऑप्शन बी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराध किया है, या फिर ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं किया है, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों अपराध किया है। यह क्वेश्चन आपको बिहार सिविल जज 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर भी क्या है? एक किसान है, किसान का नैतिक दायित्व है कि भिखारी को कुछ दे या फिर ना दे। ओके, यहाँ पर नैतिक दायित्व किसान का, लेकिन किसान नहीं दिया इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो नैतिक दायित्व को विधि के अंतर्गत, चाहे वो आईपीसी हो या फिर कोई अन्य विधि हो, उसके अंतर्गत क्या किया गया है? उसे दंडित नहीं बनाया गया है। यहीं पर अगर जेल का पदाधिकारी होता, जेल के अपने कैदी को यदि भोजन नहीं देता तो वहाँ पर उसे दंडित किया जा सकता था। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वो क्या है? कोई भी अपराध का दोषी नहीं होगा। ओके, अर्थात किसी भी अपराध का दोषी वह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या है? एक सत्र न्यायाधीश ने क को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी मानकर उसे 10 वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया क्योंकि क 70 वर्ष का वृद्ध एवं अपंग व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए न्यायालय द्वारा दी गई दंड अत्यधिक है, ऑप्शन नंबर बी न्यायालय द्वारा दी गई दंड अपर्याप्त होने से अवैध है, ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा कठोर कारावास का दंड नहीं देना चाहिए था, ऑप्शन डी न्यायालय को साधारण कारावास का दंड देने का अधिकार नहीं था। अर्थात एक सत्र न्यायाधीश ने क को 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी मानकर उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया क्योंकि 70 वर्ष का वृद्ध एवं अपंग व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं आपको बता दूं, कथन सही है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यायालय द्वारा दी गई दंड अपर्याप्त होने से क्या है? अवैध है। ओके, कैसे अपर्याप्त है? चलिए मैं आपको व्याख्या के माध्यम से बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। अतः न्यायालय द्वारा दी गई दंड क्या है? अपर्याप्त होने से अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में तैयारी को दंडनीय नहीं बनाया गया? ओके, तैयारी को दंडनीय नहीं बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए धारा 122 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 126 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 399 के अंतर्गत तथा ऑप्शन डी धारा 302 के अंतर्गत। ओके, ये क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 अर्थात हत्या की तैयारी करना मात्र दंडनीय नहीं बनाया गया। तो कौन कौन से तैयारी करना दंडनीय बनाया गया? चलिए मैं आपको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत उसमें क्या क्या है? हत्या के अपराध के दंड का प्रावधान किया गया और किसी अपराध की तैयारी संबंध नहीं है। जबकि धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध की तैयारी करता है तो दंडनीय बनाया गया धारा 122 के अंतर्गत। तथा साथ ही साथ 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करता है
तो यह तैयारी भी दंडनीय बनाया गया। तथा 399 के अंतर्गत डकैती करने की तैयारी भी करता है तो उसे भी दंडनीय बनाया गया, जबकि हत्या की तैयारी दंडनीय नहीं है। ओके, हत्या का प्रयत्न दंडनीय, या फिर हत्या कार्य करना, फिर हत्या का प्रयास, वो दंडनीय बनाया गया, न कि हत्या की तैयारी। ओके, तो मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, यदि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता है तो दंडनीय है, या फिर भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले किसी राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करता है तो वह दंडनीय है, तथा डकैती की तैयारी करना यह दंडनीय है, जबकि मृत्यु की तैयारी करना दंडनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्या है 75 में? क ने ख की उपस्थिति में उसकी बहन का अचानक सीलबंद किया। ख ने क पर हमला किया, क मारा गया। ग जो कि ख से द्वेष रखता था, क की मृत्यु कारित के अभिप्राय से क पर हमला करने में ख की सहायता की। इस स्थिति में ओके, ऑप्शन नंबर ए, ख हत्या भारतीय दंड संहिता 302 का दोषी होगा। ऑप्शन बी, ग हत्या 302 का दोषी होगा किंतु ख आपराधिक मानववाद का। ऑप्शन सी क्या है, वह अदोष होगा। तथा ऑप्शन डी, किसी भी दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? ग हत्या का दोषी है किंतु ख आपराधिक मानववाद का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1986 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2002 तथा 2005 तथा बिहार सिविल जज 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। यहाँ ग भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या का दोषी है क्योंकि वह द्वेषवश क की मृत्यु कारित करने में ख की सहायता करता है, किंतु ख का अपराध आपराधिक मानववाद है क्योंकि वो गंभीर और अचानक प्रकोपण में कार्य कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 76। क्या है 76 में? क यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है, ख यह नहीं जानता है यह की मृत्यु कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। क और ख द्वारा क्या अपराध कारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, क और ख दोनों भारतीय दंड संहिता 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा। ऑप्शन बी, क भारतीय दंड संहिता 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा, जबकि ख भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 का अपराध कारित करने का दोषी होगा। ऑप्शन सी, क भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा, जबकि ख किसी अपराध का दोषी नहीं है। ऑप्शन डी, क और ख दोनों भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत अपराध करने का दोषी होगा। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान सिविल जज 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने का दोषी होगा, जबकि ख किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार किया? अर्थात कौन से केस में आईपीसी सेक्शन 303 को क्या किया गया? असंवैधानिक करार दिया गया। ओके, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, या फिर ऑप्शन बी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, या फिर ऑप्शन सी, संता सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, या फिर ऑप्शन डी, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2006 तथा उत्तराखंड पीसीजे 2013 तथा यूपी एपीओ 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 77 के अंतर्गत आईपीसी के कौन से वाद में आईपीसी सेक्शन 303 को असंवैधानिक करार दिया गया है? तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में आईपीसी के सेक्शन 303 को असंवैधानिक करार किया गया। तो मैं आपको बता दूँ यह अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21 के आधार पर आईपीसी के सेक्शन 303 को क्या किया गया? असंवैधानिक करार दिया गया। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूँ यह क्वेश्चन यूपी सिविल जज 2006 तथा उत्तराखंड पीसीजे 2013 तथा यूपी एपीओ 2011 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अंतर्गत जो कोई आजीवन कारावास के दंड के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडनीय किया जाएगा। मिट्ठू सिंह बना पंजाब राज्य के 1983 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है। धारा 303 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के पश्चात आजीवन निर्दोष अपराधी के द्वारा हत्या कारित किए जाने की दिशा में उसे धारा 302 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, न कि धारा 303 के अंतर्गत। ओके,
तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं, मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या किया गया है, आईपीसी सेक्शन 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के आधार पर क्या किया गया, असंवैधानिक करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया। अभी अभी बताया गया था, मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय द्वारा आईपीसी के सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो कौन से अनुच्छेद के आधार पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के आधार पर क्या किया गया, उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, राजस्थान एपीओ 2015 तथा एमपी एपीओ 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्या 79 में निम्नलिखित में से कौन से बाद में आईपीसी के सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। आईपीसी के सेक्शन 303 को कौन से बाद में असंवैधानिक घोषित किया गया, अभी आपको बताया था, याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सीताराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी, दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी, मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो ऑप्शन डी, महावीर घोष बनाम तमिलनाडु राज्य। मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो सेक्शन उच्चतम न्यायालय द्वारा आईपीसी के सेक्शन 303 को मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which section of IPC has been declared unconstitutional and violate of Article 14 and Article 21 of the Constitution of India। अर्थात आईपीसी के और कौन से सेक्शन हैं जो अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर क्या किया गया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात असंवैधानिक घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 314, ऑप्शन बी सेक्शन 301, ऑप्शन सी सेक्शन 303 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 306। तो मैं अभी आपको बताया था, आईपीसी के सेक्शन 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात असंवैधानिक घोषित कराया गया। क्वेश्चन नंबर 80 आपको पूछा जा चुका है, यूपीएसजीएस 2009 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।